मैं मिसाइल रूम का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ताजा मामला है मेरे आसपास। यानी जो मौलाना साहब गुजरे हैं उनके बेटे अब उनको रिप्लेस किया गया है, यानी उनकी कुर्सी पे वो बैठ गए। वो बैठे हैं और जो उनसे बड़े उस्ताद हैं, जो उनके वालिद साहब की समकक्ष हैं, वो एजुकेशन में भी और उम्र में भी, वो उनके नीचे काम करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, गढ़ी दौलत में एक बड़ा मदरसा है, बदरुल उलूम गढ़ी दौलत। वहां से जो फारिग होते हैं वो बदरी अपने नाम के पीछे लगाते हैं। वो बदरी नाम का व्यक्ति उस नफरती का इंटरव्यू लेता है और वो नफरती व्यक्ति उसके सामने में उसको मदरसा छाप बोलता है, उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है, और वो उसका काउंटर नहीं कर पाता उनकी बातों का। अल्टीमेट ओपिनियन पर आज मुस्तफा चौधरी से हम लोग आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुस्तफा चौधरी अपना एक मुस्तफा चौधरी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और गंगो क्षेत्र में उनकी एक खास पकड़ है, खास पहचान है। स्पेशली उनके कंटेंट रहते हैं मुस्लिम समाज को बढ़ावा देना और मुस्लिम समाज में कुछ खामियों को उजागर करके लोगों तक उसको पहुंचाना। ये अल्टीमेट उनका एक अहम मकसद होता है। हाल ही में हमने उनकी कुछ वीडियोस को देखा है जिसमें उन्होंने कुछ मदरसे और कुछ मौलानाओं के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई, उनकी कुछ खामियों को उजागर किया और उन्होंने कुछ अहम शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि ये मजहबी ब्लैकमेलिंग चल रहा है। अब इस पूरी बातचीत को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चौधरी मुस्तफा का वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। चौधरी मुस्तफा साहब, अल्टीमेट ओपिनियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अकरम भाई। और अभी हाल ही में मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा। हाल ही में एक वीडियो थी जिसमें आपने एक मौलाना साहब से सवाल किया था कि आप अपनी जो निजी मदरसा चलाते हैं तो उसके एवज में आपने एक क्यूआर कोड डाला है, तो उसको थोड़ा सा समझाइए, वो क्या था, किस तरह का मामला था, थोड़ा शॉर्ट में समझाइए। शामली के पास एक गांव है, बलवा गुजरात। मैं मौलाना को जानता नहीं था, नहीं उनके मदरसे को जानता था। क्या मैटर है, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं अपने घर था, एक वीडियो मेरे सामने आई, एक यूट्यूबर ने उसको डाला था, और 1 मिनट 38 सेकंड में मौलाना हारून लोगों से अपील कर रहा है कि एक नोटिस हाथ में लिए हुए है कि ये नोटिस मदरसे को मिला है, और वो इस तरह बता रहा था कि सरकार का रवैया मुसलमानों के और मदरसों के खिलाफ है, इस संबंध में ये नोटिस मिला है, और 9.5 लाख रुपए का ये नोटिस मिला है। अगर आप 4 दिन में ये पैसा जमा नहीं करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे, तो मेरे मदरसे को खतरा है। उन्होंने ये नोटिस डाला। मैं भी भाई, हो सकता है सरकार की कुछ बदनीयती हो, क्योंकि मैं सरकार को भी क्लीन चिट नहीं देता। जिस तरह से भेदभाव तो हैं, बहुत स्तर पर भेदभाव हैं, अलग अलग तरीके के भेदभाव हैं, लेकिन कुछ भेदभाव की आड़ में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोगों को भुना लें, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर लें। मैंने नोटिस के बारे में जानना चाहा, मौलाना का नंबर लिया, उनको कॉल किया, और मौलाना से पूछा भाई नोटिस किस लिए है। अब मैंने उनसे जाना कि आप नोटिस का क्या करोगे, आप उसको शो मत करिएगा। मैंने, आप बताओ तो क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मैंने बेनावा अपने वाली साहब, जो मेरा मदरसा है वो वाली साहब की जमीन में था, और जैसा कि अब छानबीन चल रही है सरकार की तरफ से, तो मैंने उसके अपने वाली साहब के नाम से अपने नाम बेनामा किया, और वहां पर कुछ स्टाम्प जो ज्यादा के लगने थे, स्टाम्प वगैरह, वो कम के वकील की सलाह से वो कर दिए, इस वजह से नोटिस है। तो मगर फिर ये सरकार की गलती नहीं, आपकी गलती है। आपने सीधे सवाल किया। हाँ, वो बाकायदा मैंने रिकॉर्डिंग डाली है। वो रिकॉर्डिंग डालने का रीजन भी कुछ था, वो आपने अगर पता हो, क्योंकि इसने मेरे ऊपर फिर इल्जाम लगाया था कि ये पैसे लेने की वजह से इसने मेरी वीडियो डाली, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पैसे के लिए मैं ये काम करता नहीं। मैंने लोगों को बताया भाई रिकॉर्डिंग में मैंने अगर पैसे मांगे तो आप सुन लीजिएगा। खैर, फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई, और मैंने उनका की जो जानकारी ली, मौलाना के मकान में करीब 2.5-3 करोड़ रुपया लगा हुआ है अपनी रिहाइश में, अपनी रिहाइश में। दूसरा कोई इनकम का स्रोत है नहीं। जरूरी नहीं कि भाई नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा क्या है, आप एक मदरसा चला रहे हैं, कोई दूसरा इनकम का पूरा स्रोत है सोर्स ऑफ नहीं। इनकम जानने की कोशिश की हाँ, तो मदरसा ही सोर्स ऑफ इनकम निकला। वही इनकम निकला, और फिर इस तरह धार्मिक ब्लैकमेलिंग लोगों के साथ। मदरसा निजी था, मदरसा निजी कोई था, कमेटी कुछ नहीं थी। बल्कि मदरसा भी नहीं था। मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। अब मदरसा क्या है,
मदरसा जरूरी है। मदरसा असहाब सुफ़ा, अल्लाह के नबी जिस टाइम हयात थे और दीन की तालीम लोग हासिल करते थे, गरीब गुरबा लोग जो घरों से निष्कासित हो जाते थे दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से, एक चबूतरा था, अल्लाह के नबी के पास दीन हासिल करने आते थे, वो साहब सुफ़ा वहां रहते थे, जो सदका खैरात जो लोग देते थे उसी से उनका गुजर बसर चलता था। चलिए मैं यहाँ बाद में आऊंगा। जैसे अब यहीं से एक सवाल निकलता है, निजीकरण। हालांकि निजीकरण तो स्कूल्स का भी है, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स है, पर वहाँ बच्चे फीस देते हैं, वहाँ सिंगल ऑनर होता है, वो अंडरस्टूड है, कॉमन बात है, सबको पता होता है उस चीज का। लेकिन ये जो मजहबी इदारे हैं, इस्लामिक इदारे भी नहीं कहेंगे, जो मजहबी इदारे हैं, इसमें जो ऑनरशिप होती है वो एक आदमी की होती है। कभी आपने कोई पड़ताल की है कि इनकी पूरी कमेटी नहीं होती? और निजी मदरसा अगर है, वो निजी प्रॉपर्टी है, तो निजी प्रॉपर्टी के साथ वो अपने मुदर्रिसीन को, अपने टीचर्स को, अपने उस्तादों को चंदे के लिए भेजते हैं। बहुत तो ये उत्पीड़न होता है नहीं, वो। मैं पूरा सवाल कर दूं तो चंदे के लिए का मतलब ये है कि पहले उसको समाज इजाजत देता है, कानून तो दूसरे नंबर पे आता है, यानी सामाजिक परमिशन उसको मिलती है। तो समाज उसको परमिशन क्यों देता है, वो उसकी तहकीकात क्यों नहीं करता? जबकि 90% अरबी मदरसे जो निजी है, उनका जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। जैसे एक मोहतमिम साहब है, उसके बेटे हैं, फिर बेटे हैं, यानी वंशवाद जिसको कहते हैं, ये वंशवाद। तो ये इस पर आप रोशनी डालिए, क्या कहना हाँ नहीं, आपने कहा निजी मदरसा, वहां तो होगा ही वंशवाद, लेकिन जो जिनको आप संस्थागत मानते हैं, चाहिए? ये वंशवाद वहां है। निजी तो एक ऐसा हो गया, उसकी तो कोई दखलंदाजी कर ही नहीं सकता, उसने तो बनाए अपने लिए है मदरसा, उसके नाम, कमेटी, अगर कोई नाम के लिए कमेटी बनाई भी है, सदस्य उसमें चयनित किए हैं, तो कौन होगा? आपका भाई, आपका बेटा, आपके साले, आपके बहनोई, मतलब घर के सदस्य दिखाने के लिए, वो तो निजी हो ही गया। जो संस्थागत है, जिनको आप बड़े मदरसे मानते हैं, और मैं एक बड़ा नाम अभी, क्योंकि हाल नजदीक की बात है, मज़ाहिरुल उलूम, कोई निजी निजी सहारनपुर में। सहारनपुर बड़ा इदारा है। दारुल उलूम की स्थापना हुई करीब, थोड़ा ही फासला, चंद सालों का फासला है जब इनकी बुनियाद रखी गई थी। संस्थागत मानते हैं। अभी वहाँ के मोहतमिन साहब का इंतकाल हुआ है, उनका बेटा जिसकी उम्र महज 20-22 वर्ष, मसाइल उलूम की बात कर रहे हैं। मैं मज़ाहिरुल उलूम की बात कर रहा हूँ, जिसको आप संस्थागत मानते हैं और अच्छा मानते हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि निजीकरण की बात यहाँ हो रही है और वंशवाद की बात चल रही है। क्या मज़ाहिरुल उलूम में कोई वरिष्ठ मौलाना नहीं होगा जिन्होंने अपनी जिनके पास उनसे बेहतर उनसे क्वालिटी हो, बेहतर एजुकेशन क्वालिटी हो, तजुर्बा हो, बहुत कुछ। अब 20-22 साल का उनका लड़का इसलिए मोहतमिन बन रहा है क्योंकि उनके वालिद साहब मोहतमिन थे। ये मतलब वंशवाद क्वालिटी, एजुकेशन, कैरेक्टर कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। और अकरम भाई, इसके दुष्परिणाम देखिए। नहीं, मैं वहीं पर आऊंगा, लेकिन उसमें इस्लाम मजहब क्या इसकी इजाजत देता है कि वो उसका ही बेटा होना चाहिए? जबकि नहीं, मैं इस पर क्लियर कर दूं। अल्लाह के नबी के बाद सबसे पहले जो खलीफा हुए वो कौन हुए? हजरत अबू बकर, उसके बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान, चौथे नंबर पर हजरत अली हुए, जो कि अल्लाह के नबी के दामाद थे। अगर वंशवाद की बात करें, अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता, तो सबसे पहले हजरत अली को होना चाहिए था। काबिलियत हजरत अबू बकर में थी तो बने, उमर उनके बाद उस्मान, उनके बाद हजरत अली। तो ये इस्लामिक मेरे हिसाब से तो नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं तो देता। इसको क्या कहेंगे? मतलब क्या है ये सब कुछ जो चल रहा है? ये तो एक वही सीधा सीधा लोगों के साथ छल कपट और लोगों को एक अंधकार में धकेलना, क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा हमारे बच्चों के नहीं, अभी आपने कहा छल कपट, तो इसको भी थोड़ा सा तफसील से बताइए। छल कपट का मतलब लोगों से चंदा लेके चलाना है या निजीकरण है इसका मतलब? अभी तक मैं निजीकरण को दोषी मानता था, लेकिन मैंने तफसील से अगर जाना, कोई अगर निजी मदरसा बना रहा है, वो अपना कुछ उसमें दे भी रहा है, अपनी जमीन में अगर बना रहा है वो दे भी रहा है और फिर लोगों से भी ले रहा है। और जैसे मैंने मज़ाहिरुल उलूम का जिक्र किया, इन लोगों ने तो उसमें दिया भी कुछ नहीं, जो लोग उसके मालिक बने बैठे हैं। मालिक बने बैठे हैं। और मैं मज़ाहिरुल उलूम का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ताज़ा मामला है मेरे आसपास। यानी जो मौलाना साहब गुजरे हैं, उनके बेटे, अब उनको रिप्लेस किया गया है, यानी उनकी कुर्सी पे वो बैठ गए। वो बैठे हैं, और जो उनसे बड़े उस्ताद हैं, जो उनके वालिद साहब की समकक्ष हैं,
वो एजुकेशन में भी और उम्र में भी वो उनके नीचे काम करेंगे। यानी इसमें एक चीज और बता दें हम यहाँ अपने सुनने वालों को कि जो मुदर्रिसीन है, जिनको टीचर्स बोलते हैं, जो अध्यापन कार्य करते हैं वहां पर, जो 40 साल से वहां टीचिंग कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो एक छोटा उम्र का लड़का, उसको भी वो मतलब उसी अदब और एहतराम से, मतलब उसका जो ईगो होगा, ईगो, चूंकि अगर वो इस्लामिक नॉर्म्स उसके अंदर होते तो शायद वो एक्सेप्ट ना करते, वो मना कर देते कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये जो स्टेटस बन रहा है, इसमें पब्लिक कहाँ खड़ी है, मुस्लिम कौम कहाँ खड़ी है, और मुस्लिम कौम कितने अंधेरे में है, उस पर रोशनी डालिए। भाई साहब अकरम, एक शब्द इजाद हुआ है पिछले कुछ दिनों से, अंधभक्त। अंधभक्त बोलो तो बीजेपी का सपोर्टर, और हम सब मानते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर अंधभक्त होते हैं, लेकिन हम किसके अंधभक्त हैं, हमारे अंदर किसकी अंधभक्ति है, हमें खुद पता ही नहीं है। हमारा सिर्फ उधर ध्यान है कि हाँ ये तो अंधभक्त होते हैं। यानी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हम से मुराद मैं भी शामिल हूँ, आप बिल्कुल। भी शामिल हैं। हमने अपने हक अधिकार बिल्कुल भूल चुके हैं। बस ये साहब ने बता दिया, आप इसके अलग नहीं सोचेंगे। शरीयत में अकल का दखल नहीं है। मैं कहता हूँ जिसमें अकल का दखल नहीं है वो शरीयत कैसी। अल्लाह के नबी कोई अदना इंसान थोड़े ना थे। शरीयत जो है कोई छोटी चीज थोड़ी ना है कि उसमें अकल का दखल नहीं है। हम इतने संकुचित मानसिकता के लोग, और उन लोगों द्वारा जो मैं अभी बता रहा हूँ कि उनका बेटा अपने अधिकार, अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आम मुसलमानों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अब एक कम काबिलियत का बच्चा काबिल जगह पर बैठेगा तो असरात क्या आएंगे, और ये दिख रहा है फील्ड में। ऐसा नहीं है मुसलमान की हालत क्या है, किस बद से बदतर हालात में मुसलमान है। सिर्फ ये कह देने से कि बीजेपी पीछे पड़ी हुई है, सरकार पीछे पड़ी हुई है। अगर बीजेपी की बात करें 2014 से पूर्ण बहुमत में, उससे पहले 5-6 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है। उससे पहले कांग्रेस और जनता दल जो आपकी फेवरेट पार्टी थी, उनका शासन रहा है। क्या उन्होंने आपके साथ भेदभाव किया? या भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है? योजनाओं में भेदभाव भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती। योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है हमें, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वो मिल रहा है जो ऐसा नहीं है कि भेदभाव कि हमने कह दिया कि हाँ भाई, हमने एक अपने अंदर एक ऐसा डर बैठा लिया कि हमारे साथ तो हाँ हम तो मजलूम है। कहाँ है भाई मजलूम? ये किसने बैठाया है? मतलब इसके ऊपर भी तो कुछ रहबर रहनुमा होते हैं। बिल्कुल। मैं चलिए एक सवाल और यहीं पर आता है कि आज मुस्लिम कौम एक एक मिनट, बिल्कुल जो आप ये किसने बिठाया है? अभी जो आपका शुरुआत का सवाल था कि शामली के जो मौलाना वो अपील की थी, उन्होंने अपनी अपील में क्या कहा? सरकार हमारे खिलाफ, आप रवैया देख रहे हैं सरकार का। आम मुसलमान, और 2-3 घंटे में उन्होंने 20 और 50 रुपए की इमदाद की गुजारिश की थी लोगों से। मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट्स वो चेक किया तो उसमें 500 रुपए के लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, पैसे डालकर। मतलब उन्होंने क्या जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने आप को मजलूम बताया, जबकि ये था नहीं। यानी सरकार का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। तो इन लोगों ने डर बिठाया है हमारे अंदर, और कुछ गलत लोगों ने। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई सभी गलत हो गए, बहुत बड़े अच्छे काबिल उलेमा हैं, मदारिस हैं, हमारी जरूरत भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मदरसा हमारे लिए जरूरी नहीं है, दीन जरूरी नहीं है, उलेमा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या अच्छे लोगों की आड़ में गलत लोगों का हम क्यों ढोए उनको? तो करेक्शन कैसे किया जाए समाज में? ये पता कैसे किया जाए कि कौन अच्छे हैं, कौन क्या है, और उसके ऊपर किस तरह का मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, इस्लामिक हो या सामाजिक हो? आपको क्या लगता है? जो बात अकरम भाई मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, शायद जितने भी लोगों तक पहुंचेगी, हमारी बात को इतनी सीरियस कोई नहीं लेगा, लेंगे भी बहुत से। और यही बात जो मैं और आप बोलते हैं, यही बात अच्छी बात, मैं नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं, अगर कोई अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, और इसी अच्छी बात को कोई बड़े इदारे का मौलाना बोल दे, कोई बड़ा मोहतमिन साहब बोल दे, जिसका पब्लिक में असर हो, तो शायद सुधार तेजी से आएगा। सुधार तो अब भी आएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं, इतने जागरूक हो रहे हैं जिनकी हिम्मत नहीं पड़े थी किसी सफीर को टोकने की, आज वो पूछ रहे हैं भाई कहाँ से आया, किसके लिए चंदा मांग रहा है, कहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये सवाल होने लगे, धीरे धीरे बदलाव तो आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदार लोग, हमारे काबिल उलेमा, उन्होंने थोड़ा निकलना चाहिए अपनी कौम के लिए,
अपने मुसलमान भाइयों के लिए जागृति लाने के लिए अच्छे और बुरे में उन्होंने ही बताना पड़ेगा, क्योंकि बुरे लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो तस्दीक मिलती है, अच्छे लोगों से मिलती है। नहीं, ये जो वंशवाद मदारिस का है, मदरसों का है, ये इसका खात्मा कैसे होना चाहिए? इसका क्या, इसकी सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस आपको लगती है? देखो, होगा तो जनता जागरूक होगी। तो जनता के लिए स्पेशल हाँ, क्या और बोलना जनता को जागरूक करने की जिनके पास जिम्मेदारी है चाहिए? वो इसके दोषी हैं। तो कैसे होगा, इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, और ईमानदार जो हमारे रहबर हैं उनको ईमानदार होने की जरूरत है। अच्छा, जैसे कि कुछ वीडियोस में देखा है आप मदरसा छाप बोलते हैं, ये शब्द भी बहुत देखा है मैंने। तो जबकि आप एक मुस्लिम हैं और मदरसे वहाँ तो दीनी तालीम दी जाती है, तो मदरसा छाप से आपका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप? मदरसा छाप वैसे शब्द कहने में थोड़ा अटपटा मुझे भी लगता है, और मेरे अंदर ये दुख भी है कि मदरसा छाप एक गलत दिशा में हम बोल रहे हैं। नहीं तो मदरसे से निकले हुए प्रथम राष्ट्रपति बहुत सारे हमारे सरकार में लोग रहे, लेकिन क्या समय समय जैसे बदलता गया, मदरसे से निकले हुए लोग अगर टीवी डिबेट में जाते हैं, वो घर से ये सोच कर जाते हैं कि शायद आपसे ज्यादा कोई काबिल बंदा नहीं है, आप बड़े हाजिर जवाब होंगे। और आप देखते भी होंगे टीवी डिबेट में कमोबेश जितने भी उलेमा जाते हैं, जो वहां उनके आगे लिखा जाता है इस्लामिक स्कॉलर। ठीक है, आप अपने लिए जाओ, आजाद होकर के जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके सामने लिखा इस्लामिक स्कॉलर, और वहां आप मुंह की खा करके चले आते हैं। और एक नहीं, जितने भी जाते हैं उतनी मुंह की खा कर आ जाते हैं। यानी हार के आ जाते हैं, हार के आ जाते हैं। डिबेट को हार के आ जाते हैं। हाँ, ये तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ। अभी एक हमारे गंगों में एक नफरती एक लड़का है, वो आए दिन मुसलमानों को गाली गलौज करता रहता बिला वजह के। बहुत उसने नफरतें फैलाई हैं हमारे इलाके में। और उसका एक मदरसे से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसके पीछे बदरी लगता है, मैं आपको बता दूं, गढ़ी दौलत में एक बड़ा मदरसा है, बदरुल उलूम गढ़ी दौलत। वहां से जो फारिग होते हैं वो बदरी अपने नाम के पीछे लगाते हैं। वो बदरी नाम का व्यक्ति उस नफरती का इंटरव्यू लेता है, और वो नफरती व्यक्ति उसके सामने उसको मदरसा छाप बोलता है, उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है, और वो उसका काउंटर नहीं कर पाता उनकी बातों का। तो मदरसा छाप आप खुद पहचान कर रहे हैं ना। यानी मदरसा छाप से आपका मतलब है कि उनको इतनी मालूमात, इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हाँ, ये साबित वो खुद करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हाँ, काउंटर जो हाँ, सवाल होता है, अगर क्वेश्चन है तो काउंटर क्वेश्चन नहीं होता बिल्कुल। उसका। अब आप मुसलमानों की भीड़ में मस्जिद में मेंबर पर खड़े होकर तो बड़ी अच्छी बातें बोल सकते हैं, बोलनी भी चाहिए, अच्छी बातें होती भी हैं। वहां तो आप सर्वज्ञाता हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप दूसरे लोगों में जाएंगे, दूसरे ख्याल के लोगों में जाएंगे, और वहां पर आप अपनी बात किस अंदाज में रखते हैं, मायने ये रखता है, जो कि अच्छा, मुझे नहीं लगता रख रहे हैं। हाँ, आप जैसे लोग चंदा मांगते हैं, सफीर गुजरते हैं, कभी कभी उनको भी पकड़ के बैठ जाते हैं, उनसे भी बड़े तीखे सवाल करते हैं, तो ये चंदा सिस्टम आपको कैसा लगता है? कि आप इसके जो झुंझलाहटें आप में हमने देखी है, जो एक अंदर से एक गुस्सा भी देखा है आपने, हालांकि वो सच के लिए है, उसको समझना थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा समझाइए, किसी को भी पकड़ के उससे सवाल करना। देखिए अकरम भाई, मैं अपने इलाके की बात करूंगा, गंगो या सहारनपुर शामली, सभी लोग रहते हैं। मैं जिस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, गुर्जर बिरादरी बहुतायत में है, सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं। जी। ठीक, संपन्न इलाका है, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं कह सकते, लेकिन अपना रोजगार जीवन यापन कर रहे हैं। अब हर गांव से दो चार लोग मदरसा खोल कर बैठे हैं, और रसीदे लेकर, या मैं फिर उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं एक देसी आदमी हूँ, कटोरा लेकर ये घूम रहे हैं कि यतीमों के लिए, यतीम के बच्चे पढ़ते हैं, यतीम के बच्चे पढ़ते हैं। क्या हम यतीम कौम हैं, या हमें यतीम ही पैदा करने हैं? हमें लेने वाला ही पैदा करना है, या हमें कुछ देने वाले भी? भाई इतने मदरसे हैं और मदरसों की जरूरत है। और ये मैं अगर दारुल से जाऊं तो 150 पौने 200 साल दारुल की स्थापना को हो गया, मेरे ख्याल में 1866 में शायद स्थापना हुई थी। मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ, बहुत सारे इनके इदारे हैं। क्या कभी आकलन नहीं करना चाहिए? क्या हम आज भी
यतीम ही पैदा कर रहे हैं, अनाथ ही पैदा हो रहे हैं। अनाथ ही हाँ। पैदा कर रहे हैं, या कुछ देने वाले तो भी ये पैदा कर रहे चीज हैं। आपको झंझोड़ती है। ये झंझोड़ती है, ये मेरा दुख है। अच्छा, जितने सफीर जो चंदे वाले आपकी मुलाकात हुई, क्या वो आपको मुतमईन करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, या बस ऐसे निकल जाते हैं? मेरा मुतमईन होना, मेरा सेटिस्फाई आपसे होना, मतलब हाँ, आपका ये क्वेश्चन मायने पूरी नहीं कौम रखता, को लेके ये है। मायने नहीं रखता। हम्म। जो भी है, मैं ऑन कैमरा हम्म। सभी को तो नहीं, हम्म। यूं तो फिर मैं कुछ और भी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं भी अपना कोई मैं भी एक किसान हूँ छोटा, जी मैं जी। भी कोई बड़ा टाटा बिरला नहीं हूँ कि यही काम करूंगा और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुतमईन जनता के सामने मैं तस्वीर रखता हूँ। मेरे पास भेजते हैं, सफीर भेज दिया। मैं अभी ताजी घटना बताऊं कि थाना भवन से एक सफीर आया, वो मेरे पास आया, मैं खेत में था, उसने फोन किया, मैं घर आया। हाँ भाई क्या बात है, कि जी मैं थाना भवन से आया, कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई, कि जी बच्चे तो पढ़ते हैं 30-35। मुकामी या बाहर के? नहीं जी वो मुकामी है अभी तो, और बाहर से बच्चे लाने की तैयारी है, बाहर से बच्चे लाने की तैयारी है। यानी कि वो एक सफेद मनी बनाया जाता है, ब्लैक मनी को, वो बाहर से बच्चे लाने के लिए फिर वो लाइसेंस बन जाता है कि यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सदका फितरा ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ये इस तरह की, वो बेचारा सीधा सज्जन था, और मैं तो जानता हूँ इनको भाई, मेरे गांव में कोई ऐसे है नहीं कंडीशन। नहीं, फिर आपने उसको क्या रिएक्ट किया? मैंने रिएक्ट किया क्या भाई, वो मैंने ऑन कैमरा उसको बताया, वो जो उसने बोला कि कितने बच्चे हैं उसने बताया, मैंने फिर उसमें समझाया भाई ये ठीक नहीं है। वो वीडियो वहां तक भी पहुंची होगी, मदरसे तक? उन पे मैंने ऑलरेडी फोन किया मोतमिन साहब पे कि जी कितने बच्चे हैं। उस सफीर ने 30-35 बच्चे बताए थे, उसने फिर 50-60 बताए। इसने बताया कि 2 सफीर और हैं, मोतमिन साहब भी मांगते हैं। यार मांगने का ही काम उठा लिया गया यार, 20-30 बच्चे आप रखोगे, और हमारे जैसे भोले भाले इंसान वो बोलते हैं कि वहाँ कुछ तो तालीम हो रही है कुरान पाक की। अगर ये उदाहरण देते हैं कि अगर एक बच्चा एक हरूफ भी पढ़ रहा है, तो वो दुनिया आसमान और ये सब सातों आसमान जमीन से बेहतर है। अरे ठीक है भाई, इस बेहतरी में आप बेहतर महसूस कर भी रहे हो कि नहीं, या कहने भर से आप कहते हैं कि ये यहाँ पर दिया कामयाब होता है, 70 गुना आखिरत में मिलेगा, 10 गुना ही रिटर्न होता है। मैं मान लिया हदीस है, हदीस झूठी नहीं होती, मैं मान लिया, आप भी मानो, सभी मानो, तो क्या चलो 70 जो मिलेगा वो तो मिलेगा, 10 जो यहाँ मिलना था वो दिख रहा है क्या, या फिर हमारा पैसा रोंग नंबर पर जा रहा है? दो बात है, या तो फिर हदीस को झूठ लाओ, जो आप हदीस पढ़ा रहे हैं कि 70 आखिरत में मिलेगा और 10 यहाँ पे मिलेगा, जो आप मस्जिद मदरसे में दोगे, या तो हदीस झूठी है। और हदीस अगर झूठी नहीं है तो फिर आप झूठे हैं, आप रोंग नंबर पर मांग रहे हैं, लोगों का पैसा गलत नाजायज तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौम को गर्त में धकेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धार्मिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और ये मेरा दुख है। फिर कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए, हाफिज बनने के लिए मदरसों की तो जरूरत है ही बहरहाल। बिल्कुल। तो फिर उनको कैसे चलाया जाए? आपका विजन क्या है, किस तरह चलने चाहिए मदरसे? सऊदी अरब कंट्री मदरसे तो वहां भी होंगे। नहीं, वहां तो सरकार के अंडर में है सब कुछ। वहां से निकल करके लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ते हैं, सरकार से जुड़ते हैं, या सिर्फ वहां से निकल करके हर बंदा को मस्जिद ही चाहिएगी? शिक्षा पद्धति में थोड़ा बदलाव चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अब करेगा कौन, कर पाए? मैंने आपसे शुरू में कहा मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी बोली बात चंद लोगों पर असर करेगी, और किसी बड़े व्यक्ति की बोली बात वो ज्यादा लोगों पर असर करेगी। मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ, शिक्षा पद्धति में बदलाव जरूरी है, कलाम पाक हदीस मैं कम मना कर रहा हूँ, जरूरी है, मैं भी पढ़ा हूँ मदरसे में, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुस्लिम जो रहबर है, मुस्लिम रहनुमा है वेस्ट यूपी के, अगर मैं बात करूं, चूंकि हम वेस्ट यूपी में रहते हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर ये हमारी बेल्ट है, तो मुस्लिम कौन ऐसे रहनुमा है जहां आके आपकी नजर ठहरती है, जहां लगता है कि कौम को उनसे फैज हो जाएगा, कोई बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, अगर धार्मिक रहनुमा की, हाँ, रिलीजियस जो रूहानी की करें तो दारुल देवबंद, इससे बड़ा इदारा कहाँ होगा, वर्ल्ड में फेमस है, और मेरे ख्याल में वहाँ 10,000 बच्चे ना पढ़ते हों पर वर्ष,
अगर वहीं से शुरुआत हो। अभी मौलाना गुलाम मुस्तफा बस्तानवी जो शायद गुजरात के थे, उनका इंतकाल हो गया। वो थोड़ा डेवलप माइंड के व्यक्ति थे। वो मोहतमिन साहब भी बने थे यहाँ के, हम्म। और उन्होंने कुछ शिक्षा में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की थी। और ये चर्चाएं हैं, आम जन के मुंह पर है, सबके कानों में ये पड़ी है कि उनको इसी वजह से उनको मध्यावधि में हटाया गया, हम्म। क्योंकि वो कुछ बदलाव चाहते थे। ये बदलाव नहीं चाहते। ये बदलाव नहीं चाहते, ऐसा लोग बोलते हैं और दिख भी रहा है। हम्म। मेरा सीधा आरोप नहीं है। मुझे मैं बदलाव न चाहने की वजह क्या लगती है? अब जैसे कि सरकार को बोलते हैं कि अब 5,000 स्कूल बंद करने जा रही है सरकार, हम्म। और उस पर लोग जवाब दे रहे हैं कि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। नहीं नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें कहीं कहीं जो प्राइमरी लेवल का है, थोड़ा सा मैं इसमें क्लू दे दूं एक, जो चूंकि हम ग्राउंड पे काम किए, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे, प्राइमरी स्कूल देखे हैं, तो मुझे जो लगा है, मेरा जो एनालिसिस है, ये प्राइमरी स्कूल को अगर बंद किया जा रहा है कुछ, तो वो बंद हो जाने चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं 5 बच्चे बैठे हैं, कहीं कहीं 7 बच्चे बैठे हैं। हाँ, नहीं, उसका सोल्यूशन ये नहीं कि अगर बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल को बंद कर दिए। उसके लिए हम ये सोचे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। नहीं, उसके लिए सरकार की, चलो वो तो अपनी हाँ, पॉलिसी वो उसके होगी, उसके मैं वो तो एक अलग। सरकार को दोषी मानूंगा, क्योंकि हाँ। वहां पर पढ़ाई नहीं है। नहीं, कोई मतलब जो वहाँ टीचर है, टीचर नहीं है टीचर्स जो तो होने है, चाहिए। लेकिन उनकी कनेक्टिविटी बच्चों से नहीं है। हाँ, दूसरे, उनके अंदर बच्चों के प्रति वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो जुड़ाव नहीं है, क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे आते हैं। गरीब और बच्चे जो हैं। वो मैडम बैठी है और जो वो टीचर्स बैठे हैं, मान ली एक टीचर 10 लाख की गाड़ी से आता है, एक बच्चा फटे हाल आता है, तो वो जो कनेक्टिविटी है ना, वो जो तालमेल है, वो बन ही नहीं पाता उन तो वो लोगों का। तालमेल बनाना चाहिए उसमें कि स्कूल सरकार, बंद करना चाहिए। नहीं, वो तालमेल बनाने की कोशिश होनी चाहिए, और उसके लिए तो खैर स्टेप सरकार को उठाने चाहिए, और बिल्कुल। उसी का फर्ज बनता है। अब हम वापस अपने ही टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे आज मुस्लिम कौम एक ऐसे दौराहे पे खड़ी है जहां उसको अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, कोई पॉलिटिकल अच्छा रहबर, या कोई रिलीजियस यानी मजहबी रहनुमा, कोई अम्बेडकर। कोई नजर नहीं आता। मतलब एक हीन भावना का शिकार हो गई है ये अवाम, ये कौम। तो इसके लिए क्या सुधार होने चाहिए, अगर आपके पास कोई अपना नजरिया है? हाँ, नहीं, पहले तो भाई अकरम भाई, हीन भावना से हम इतने ग्रस्त हो चुके हैं। वो बोलते हैं अगर कोई मायूस व्यक्ति है ना, और उसके हाथ में तलवार है, और सामने कोई निहत्था है, और उसके अंदर जज्बा है, तो वो निहत्था व्यक्ति उस तलवार वाले को कत्ल कर सकता है। और ये हालात आज हमारी है। हमारे अंदर भेदभाव जिस स्तर पर हो रहा है, वो तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बदले में हमारे जो रहनुमा है, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें हमारे अंदर हीन भावना ठूस ठूस कर भरने। कहाँ हमें पढ़ाना चाहिए था कि भाई देख, हम बराबर के शहरी हैं, हम इन्हीं के बराबर हैं, और कहाँ हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये मुल्क तो इन्हीं का है। हम हम खुद हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं यहाँ पर। हम कुछ नहीं है। अरे हम्म। क्यों नहीं है भाई, हम्म। हम सब कुछ है यार। अगर हम खुद ही नहीं मान रहे हैं तो वो दूसरे क्यों मानेंगे भाई। हम्म। हमारे हम मैं गुर्जर बिरादरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम गुर्जर बराबर बराबर हैं, सहारनपुर और शामली दोनों डिस्ट्रिक्ट में। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे नहीं हो सकते, हम्म। हिंदू गुजरों का भी और मुसलमान गुजरों का भी। हम्म। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये हमारे खून के भाई हैं। जो खून का भाई मानते हैं उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, और जो ये मानते हैं कि हमारे भाई नहीं है, वो बहुत लाख कमियां निकाल देंगे। तो देखो, सुधार तो हमें खुद करना पड़ेगा, पहल हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि भुक्तभोगी हम हैं, निचले पायदान पर हम गए हैं। तो पहल हमें करनी पड़ेगी। एक दूसरी अब कि भाई ये कट्टरवाद फैल रहा है, कट्टरवाद का हम मुकाबला कट्टरवाद से करेंगे। बहुसंख्यक के लिए कट्टरवाद फायदेमंद हो सकता है ध्रुवीकरण के एतबार से या दूसरे एतबार से। क्या अल्पसंख्यक के लिए कट्टरवाद कामयाब हो सकता है? तो उनसे उम्मीद ना करके, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि अगर कट्टरवाद फैल भी रहा है, और सेकुलर लोग अगर हैं, और बुराई के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले लोग अगर हैं, आज भी मैं देखता हूँ, और मैं दावे से कर सकता हूँ, और इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ, हिंदू समाज से ज्यादा मुखर होकर हक की आवाज उठाने वाला आज मुसलमानों में कोई इतना नहीं है जितना हिंदू समाज उठाता है। खासतौर से मजलूम मुसलमानों की भी आवाज
हिंदू भाई उठाते हैं। अब चाहे बिल्किस बानो का मामला ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो हिंदू समाज था। और भी मैं बता दूं, पिछले साल जो कांवड़ यात्रा हुई थी मुजफ्फरनगर में, अजीत अंजुम, हालांकि कितने मुस्लिम यूट्यूबर्स होंगे, कितने मीडिया पर्सन्स होंगे, लेकिन अजीत अंजुम और वो एनडीटीवी से जो सौरभ रवीश शुक्ला, कुमार, नहीं सौरभ सौरभ शुक्ला, शुक्ला, ये दोनों रेड ग्राउंड पे थे। रेड माइक वाले। और ऊपर अगर बात करो अभय दुबे, अब ऐसी इस तरह के लोगों ने आवाज अजी उठाई है। ये आप बात कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नजर आती आप है कि काउंट नहीं कर सकते उनकी इतनी बड़ी जमात है जो, मुस्लिम के लिए हिंदू ही आवाज उठा रहा है। और हम एक 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 पल में बोल देते हैं कि ये सब एक थड़ी के चट्टे हाँ, बट्टे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि हम अपने गिरवान में नहीं झांकते कि हम अगर किसी मुस्लिम ने कोई गलत काम किया है, देखो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरी नजर रहती है कहीं मुसलमानों पर या किसी पर कोई जुल्म ज्यादती हुई, तो मैं किसी भी हिंदू, जो मेरे जानने वाले 10-20 ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं, और मैं उनका जाता हूँ कि ये घटना घटी आज मुसलमानों के साथ, क्या हो, हम बोलते हैं और वो बोलते हैं। बोलते हैं। और अगर किसी मुसलमान ने कोई गलती कर दी तो मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैं अगर किसी मुस्लिम को फोन करता हूँ ना कि आप इस पर थोड़ा बोल दीजिए, ये मुसलमान ने गलत किया है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, तो इसको क्या कहेंगे हम? इतना ही हीन भावना का शिकार हो गया हीन ना। भावना का शिकार है, हाँ, और मतलब अपने अधिकार, अपने हक, हर चीज को वो भूल चुका है। भूल चुका है। अच्छा, अब फिर वापस आते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरा, जैसे मदरसों में जो बड़े बड़े रहबर हैं, जो मौलाना है, जब वो कुरान को पूरे तौर से समझते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी प्रैक्टिकली या अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया, इतनी कमी क्यों नजर आती है, और इतनी कमी है तो उसको दुरुस्त करने का जरिया क्या है? इस ग्राउंड पे चलती इस मुस्लिम कौम को क्या करना चाहिए अपने रहबरों के लिए? मैं एक किस उदाहरण, तरह की आवाज उठानी अभी चाहिए? हम एक पत्रकार भाई हैं वाहिद नसीम, वो इंटरनेशनल जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं। उनका फार्म हाउस है इधर साकुम्बरी देवी के आसपास पहाड़ में। हम उनसे मिलने के लिए गए थे रमजान में, हम बैठे थे चर्चा कर रहे थे, वो उठे, जोर का टाइम हुआ था, उन्होंने नमाज पढ़ी, हमसे नहीं बोला उन्होंने, हिंदू भाई भी थे और हम भी थे, तो नमाज तो हमने भी पढ़नी थी, तो हमने देखा वो वक्त है, हम भी फिर गए, वजू किया, हम 2 साथी थे और हमने भी नमाज पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा नमाज में? मगर जी सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत पढ़ी। अब नहीं नहीं, ये सूरह फातिहा का मतलब बताओ क्या है? मुझे, हमें तो नहीं पता। कि फिर पढ़ी क्यों? किसने पूछा ये सवाल? वाहिद नसीम, जी जी जी। मुस्लिम पत्रकार हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी हमसे पहले। तो उन्होंने कहा कि देखो मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है उस एक भी शब्द की मीनिंग नहीं बताई जा रही, वो सिर्फ अरबी में आपके अंदर ठूसा जा रहा है। नहीं, वो एक कोर्स होता है अलग से मौलवियत का, वहाँ बताई जाती है वो चीजें। नहीं, अगर हम अल्लाह से रूबरू हो रहे हैं नमाज में, अगर छोटे बच्चों को भी अगर थोड़ा मीनिंग बता दें तो उसमें हर्ज क्या है? अब उसका एक प्रैक्टिकली पर्टिकुलर कोर्स होता है ना, उसको करना पड़ेगा, वहां तक पहुंच नहीं पाता बच्चा, ये होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो जैसे आपने कहा ना कि भाई ये प्रैक्टिकली बताना चाहिए कुछ, मैं तो उसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मदरसों में भी अगर कोई चीज अरबी में बताई जा रही है तो थोड़ा उसका हमने पता भी होना चाहिए। अच्छा, चलते चलते क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? खास तौर से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अरबी मदरसों का, मतलब एक सिंगल पर्सन का मालिक होना, और खास तौर से वो सभी लोगों से चंदा करना, और मालिक उसका अकेला होना, अगर उसमें कमेटी भी है तो कमेटी में भी अपने लोगों का शामिल होना। 80 से 90% इस तरह के मदारिस देखने को मिलते हैं। तो आप इस पर चलते चलते एक लाइन में क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं फिर वो कहूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि नसीहत दूं, सलाह और जो अपने अंदर का है वो बता सकता हूँ। अंबेडकर ने अपना जीवन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन अपनी कम्युनिटी, अपनी बिरादरी के लिए दिया, और उन पर वो गर्व महसूस करते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर उन्होंने किया। आप भी जो हमारे रहनुमा हैं, रहबर हैं, आप भी अंबेडकर से कम नहीं हैं। मैं आपको उनसे बहुत बड़ा मानता हूँ, लेकिन आप भी अंबेडकर बने, ना कि निजी स्वार्थ के लिए कौम को गर्त में धकेलें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने ही हमें बताया है कि आप कुछ कौम को दोगे, अच्छे काम करोगे तो आखिरत में क्या मिलेगा, और आप क्या कर रहे हैं हम सबको, आपको भी, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे भी पता है। तो हमें खुद के अंदर सुधार लाने की जरूरत है और अम्बेडकर जैसा बनने की जरूरत है, ताकि आपके बाद भी आपको याद किया जाए और कौम आपके किए कामों की वजह से तरक्की करे, ना कि हीन भावना से ग्रस्त हो। और मुस्तफ़ा चौधरी जो हकीकत में कौम को बड़ी
बारीकी से बहुत ग्राउंड पे जाके महसूस करते हैं, और ख़ास तौर से अरबी मदारिस में जो भी तालीम है, जिस तरह से इस्लामिक तालीम दी जाती है, मज़हबी तालीम दी जाती है, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। और यहाँ बहुत सारे मौलाना हैं जिनके इंटरव्यूज़ वो अब तक कर चुके हैं, और वेस्ट यूपी में ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने इस तरह की आवाज़ को बुलंद किया है, जिन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही कौम की कुछ कमियों को उजागर करने की कोशिश की है, जबकि उनका उजागर करने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं, तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इस्लामिक नॉर्म्स के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कौम में एहसास कमतरी से हमारी कौम ऊपर जाए, हीन भावना का शिकार जो आज हो रही है उससे ऊपर जाए। और जो बड़े बड़े रहबर और रहनुमा हैं जो इस घूमती फिरती कौम को, जो बच्चे हैं अनाथ की तरह घूमते हैं, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं, कोई रहनुमाई नहीं, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर जो मुस्लिम युवा है जो एजुकेशन अच्छी हासिल करना चाहता है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड होती है, लेकिन ऐसा कोई रहबर रहनुमा इस्लामिक हो, मुस्लिम या पॉलिटिकल मुस्लिम हो, कोई नजर नहीं आता। सारी पूरी की पूरी कम्युनिटी में आपस में ना इत्तफाकी है, और आपस में बहुत ही टकराव है, और उस टकराव को दूर करने के लिए कहीं कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता। तो उसी अंधेरे के बीच अपनी हल्की सी रोशनी के लिए उभरते हैं चौधरी मुस्तफा। मैं मोहम्मद अकरम, बने रही अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।